त्याची आई त्याचा वडील एवढे मेहनत करतात आणि हाच आपल्याला संदेश द्यायचा है कि हा कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम है किसी मजहब का किसी धर्म का नहीं है, तो ये भारतीय संविधान का प्रोग्राम हम सभी जाति लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिरेन, आप बहुत आगे जाएंगे और इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाएंगे। और हमारे हिरेन साहेब काय म्हणतात, इंटरनेशनल राम भाई इनसे, हाँ जोरदार ताली बजनी चाहिए। 42,000 बहुत बड़ी अमाउंट रहती है देने के लिए भी, लेकिन पैसा ये नहीं होता है। आज रहमान फाउंडेशन ने बहुत सारा कुछ किया है, आपको मालूम है, लॉकडाउन होने दो या कोई भी, लेकिन हिरेन भाई आप रिकॉर्ड बढ़ाएंगे, इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाएंगे, हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है। अभी हम जिस कार्यक्रम को अंतिम टप्पे पे आ रहे हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष हजरत सज्जाद नोमानी साहब, मौलाना साहब, रहमान फाउंडेशन रहने दो या किसी भी संविधान के ऊपर रहने दो, हर एक विषय पर अपना अभ्यास पूर्ण बात करते हैं। तो हजरत जी से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने विचार मन से अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से उनका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, क्योंकि पूरी बात हर एक लोगों की, हर एक वक्ता की बात उन्होंने सुनी है। तो आप भी जरा धैर्य रखिए और पूरी बात उनकी सुनिए। और यहाँ पर जो जो सरपंच है, जो जो सदस्य है, उनको भी पता चलना चाहिए कि सरपंच और सदस्य बनने के बाद भी कितनी तकलीफें होती है। वो पूरी तकलीफें हम यहाँ सॉल्यूशन निकालने के आ लिए। तो मैं हजरत जी से गुजारिश करूंगा, आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद। शुरू करता हूँ मैं उस मालिक के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयालु है और जो सबका है। बहुत ही इज्जत और सम्मान के लायक मेरे भाइयों, बहनों, नौजवानों और बेटियों, बहुत सी ज़रूरी बातें सम्मानित वक्ताओं ने आपके सामने रख दी हैं। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूं नौजवान एडवोकेट सुमित का और नौजवान एडवोकेट क्रांति मैडम का, जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारे यूथ, हमारे नौजवान महिलाओं, नौजवान पुरुषों को इस देश को बचाने के लिए किस तरह आगे आना चाहिए, किस तरह बड़े दिल के साथ सबको जोड़ना चाहिए। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त और साथी, ग्रेट स्कॉलर एंड राइटर प्रोफेसर विलास खरात का, जो न सिर्फ ये कि उन्होंने ख़ुद भी अपना समय निकाला, बल्कि मुझसे बात करके दो बहुत सम्मानित मेहमानों को यहाँ बुलाया। सतीश दास जी से आज मेरी पहली मुलाकात हुई, काफ़ी देर बात हुई। बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट्स के नतीजे में जो एक निराशा आम हो गई थी, वैसे निराशा मेरे मोहल्ले में आ नहीं पाती। मैं कभी निराश नहीं होता। मैं जानता हूँ कि रात चाहे जितनी अंधेरी हो जाए, उसके बाद रोशन सुबह ज़रूर निकलती है। इन्होंने एक और बड़ा काम किया कि हमारी बहन कहूँ या बेटी कहूँ, गीता पैट्रिक, क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक बहादुर रिप्रेजेंटेटिव, उनको बुलाकर एक संदेश दिलवाया। मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों,
बहनों और नौजवानों, 13 साल की मेरी आयु थी और मैं मदरसे में पढ़ता था। मैं एक दिन भी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गया। बाद में मैंने यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। मगर मेरे पिताजी ने, जो बहुत बड़े संत और स्कॉलर थे, 100 से ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मशवरों के लिए आते थे। मेरे पिताजी ने उस वक्त, जब मैं 13 साल का छोटा बच्चा था, उस वक्त कहा कि तुम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबों को पढ़ना शुरू करो। मेरे रुएं रुएं से दुआ निकलती है उनके लिए, इसलिए कि भारत का आम मुसलमान भारत की समाजी व्यवस्था को नहीं जानता है। अब जानकारी थोड़ी शुरू हुई है। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की मेहनत के नतीजे में भारत का आम मुसलमान ये जानता है कि जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है। आप लोग हंसे नहीं इसके ऊपर, सही है कि नहीं? मैं भी उन्हीं मुसलमानों में से था। मैं नहीं जानता था कि जो समाजी व्यवस्था है उसमें 85% भारत के नागरिकों को जानवरों से भी ज्यादा बुरी नजर से देखा जाता है। मैं एक बहुत सेंसिटिव नेचर का इंसान हूं। आज मैं ईश्वर को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं उन किताबों को पढ़ता था, बाबा साहब अम्बेडकर के लेखकों को और ज्योतिराव फुले की पोइट्री को और स्वामी नायकर पेरियार की इंग्लिश लिटरेचर को, और मैं रोता था कि मेरे आंसुओं से किताबों का पेज गीला हो जाता था। मैं सोचता था कि मेरे पड़ोस में करोड़ों की तादाद में मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी कौम के नौजवान भारत के ये जियाले इतनी जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे गुस्सा आता था इस बात पर कि जिन मुसलमानों ने यहां राज किया उन्होंने इस व्यवस्था को क्यों नहीं बदला। यह राजनीतिक की मुसीबत है कि उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने के बजाय खुद उस मनुवाद को पाला। मैं डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं, अगर अरब के असली मुसलमान आए होते तो सारा समाजी व्यवस्था बदल गया होता। ये मेड इन इंडिया इस्लाम है जिसने अभी तक भारत की व्यवस्था को बदलने की ताकत नहीं दिखाई। धर्म बदलने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूं। और हम आज जो जमा हुए हैं, आपका समर्थन मांगने आए हैं। मेरी उम्र अच्छी खासी हो गई, कई बीमारियां लगी हुई हैं। मुझे डॉक्टरों ने सख्ती के साथ मना किया है किसी भी एक्टिविटी के लिए, और मुझे शिकायत है कि ये लाइव टेलीकास्ट क्यों हो रहा है। वो सारे डॉक्टर आज मुझे इंजेक्शन लगाएंगे। वो कहेंगे हम आपको समझाते समझाते थके जा रहे हैं और आप हैं कि काम नहीं छोड़ रहे। लेकिन नौजवानों, क्या हम अपने देश के साथ गद्दारी करें? क्या हम अपने देश को अडानी और अंबानी के हाथ में लुटते हुए देखें? क्या हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जीता हुआ देखें? ये कैसा विश्वगुरु है? ये कैसी अर्थव्यवस्था है कि ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, ये कोई इल्जाम नहीं लगा रही कोई राजनीतिक पार्टी, सरकार गर्व से कह रही है, जबकि उसको शर्म से डूबना चाहिए। वो कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन हर महीने में दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 80 करोड़ घर के लोग भूखे सोते अगर आप 5 किलो राशन न देते। आप रोजगार नहीं दे पाए, आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पाए। 1.5 साल तक दिल्ली की सर्दी और गर्मी और बरसात में किसान भाई पड़े रहे
750 किसानों ने जान दी। मैं अकेला मुस्लिम स्कॉलर था या स्टूडेंट था कि मैं 2 बार किसान आंदोलन में गया। मैंने किसानों की हिम्मत बढ़ाई। मैं पंजाब में भी गया, मैं दिल्ली के बॉर्डर पर भी गया, और मैं ये जानता हूँ कि जब तक, देखिए जो बात मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आप हज़ारों मर्तबा लेते रहिए, लेकिन उनका वाला मिशन को अपनी ज़िंदगी का मिशन न बनाइए, इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बुरा ना मानिएगा, भारत का मिजाज आइडल वर्शिप का है, पर्सनैलिटी कल्ट का मिजाज है। यहां किसी की टीचिंग्स पर अमल नहीं होता, उसकी मूर्ति की पूजा होती है। एक बार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के एक बड़े समारोह में मुझे बुलाया गया मुख्य अतिथि के तौर पर, और वहां एक बड़ा सा फोटो गांधी जी का लगा हुआ था। अचानक ऑर्गेनाइजर्स ने अनाउंस किया कि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं नोमानी जी, उनसे निवेदन है कि गांधी जी की फोटो पर माला अर्पण करें। मैंने माइक मांगा और कहा कि मैं किसी कीमत पर माला अर्पण नहीं करूंगा। घबरा गए आप लोग सोच रहे कोई तालिबान का आदमी है क्या। वहां भी लोग घबरा गए थे कि ये क्या, ये मुख्य अतिथि है और माला अर्पण नहीं करेंगे। मैंने कहा जब मेरी बारी आई है तो मैं बताऊंगा कि मैं माला अर्पण क्यों नहीं करूंगा। बात यह है कि किसी शख्सियत, किसी पर्सन, किसी गाइड, किसी गुरु, उसको सम्मान देने, उसकी इज्जत करने का 2 रास्ते हैं। एक ये कि आप उसके टीचिंग्स पर अमल करें, और एक ये कि आप सिर्फ साल में 1 दिन, उसकी जयंती के दिन में माला अर्पण करके अपने दिल को तसल्ली दे दें कि हमने अपने उनके सम्मान का हक अदा कर दिया, और साल भर गांधी जी के खिलाफ आप काम करें। मैं माला अर्पण नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी वो तमाम लोग जो अहिंसा के दाई हैं, जो अहिंसा के हिसाब से और बराबरी के हिसाब से देश को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनके उन टीचिंग्स पर अमल करने में, ज़िंदगी गुजारने पर यकीन रखता हूं, और माला अर्पण पर यकीन नहीं रखता। और मैंने कहा कि बुरा न मानिएगा, आप अगर काबे की तस्वीर, मक्के की तस्वीर सामने रख दें और मुझसे कहें कि उस पर माला अर्पण करो, तो मैं नहीं करूंगा। आप अगर मदीने की सरकार दो आलम पैगंबर मोहम्मद साहब की, अगर आप उनकी तस्वीर सामने रख दें और उस पर कहें कि माला अर्पण करो, तो मैं नहीं करूंगा। इसलिए कि मसला माला अर्पण करने से हल नहीं होगा, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो एजुकेशन है, उनके जो सिद्धांत हैं, उनको ज़िंदगी में अपनाने से होगा। दो रास्ते पर इस वक्त भारत खड़ा है। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। एट द क्रॉस रोड्स, इंडिया राइट नाउ एट द क्रॉस रोड्स, 2 रास्तों पर है। एक रास्ता नफरत का है, लड़ाई का है, फूट का है, गुंडागर्दी का है, गलतफहमियों का है, प्रोपेगेंडे का है, झूठे इल्ज़ाम लगाने का है, एक दूसरे को तीसरे के माध्यम से समझने का है। ये रास्ता देश को ले डूबेगा, और ये रास्ता देश को विदेशी ताकतें सुझा रही हैं। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, इसलिए कि बहुत डर रहा है अमेरिका भारत के उभरने से। भारत को के अंदर जो क्षमता है, जितने रिसोर्सेज भारत को खुदा ने दिए हैं, मैं देश विदेश, यूरोप, अमेरिका के सब जगह होकर आया हूँ। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, इतने रिसोर्सेज किसी देश के पास नहीं, इतना मैन पावर किसी के पास नहीं। अब हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। अब तो साहब भी कहने लगे कि 3-3 बच्चे पैदा करो, जो पहले एक बच्चे से भी घबराते थे। हमारे पास जो सोलर एनर्जी है, वो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। हमारे पास जितने अलग अलग किस्म के मौसम हैं, उतने अलग अलग किस्म के मौसम किसी देश के पास नहीं है।
हमारे पास सोना उगलने वाली जो ज़मीन है वो ज़मीन किसी देश के पास नहीं है। अगर हमारे पास ईमानदारी आ जाए, अगर हमारे पास झूठ और करप्शन ख़त्म हो जाए, अगर हम अपने देश से सच्चा प्यार करने लगें, और ये जो आपस में हमको धर्म और जात में बांट दिया गया है, इसके बजाय मानवता और भारतीयता के रिश्ते से हम एक दूसरे से प्यार, सच्चा प्यार करने लगें, खाली जलसों वाला प्यार नहीं, बल्कि एक मुस्तकिल दिल में बैठा हुई मोहब्बत और प्यार, अगर ये अगर आ जाए। आज के जो सभा है, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विलास खराज साहब ने तो अचानक एक ज़बरदस्त प्रस्ताव पेश कर दिया। बहुत होशियार आदमी हैं, वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे एक मुश्किल में डाल दिया, और दूसरी मुश्किल ये कि आप सब ने हाथ खड़े कर दिए। अब हाथ खड़े करने में उर्दू एक ईडियम में कहते हैं, भाग, मैदान छोड़ के भाग जाना, इसको कहते हैं हाथ खड़े कर देना। मगर आप लोगों ने दूसरा बार हाथ खड़े किया है। अब मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता बहैसियत अध्यक्ष के। और ये भी सुन लीजिए, जब आपको किसी से बदला लेना हो तो उसको किसी कार्यक्रम का अध्यक्ष बना दीजिए। वो 3-4 घंटे बैठा रहेगा, कह दे बाइज्जत की सजा भुगतेगा, और आखिर में उसको बचे खोचे चंद मिनट मिलेंगे, समझिए आप। इसलिए ये बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं, मैं बड़ा अनाड़ी हूँ। इन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाकर मेरे ऊपर एक बोझ डाल दिया। लेकिन मैं आपके चेहरों को पढ़ रहा हूँ, आपकी पेशानी की लकीरों को पढ़ रहा हूँ, अपनी बेटियों और बहनों के जज्बात को पढ़ रहा हूँ। मेरी बड़ी उम्र की महिलाएं भी यहाँ सम्मानीय बैठी हैं। इतनी देर तक बैठना उनके लिए आसान नहीं है। मेरा एक यकीन ये है कि भारतवासियों को अगर सही तौर पर सेवा की भावना से लीडरशिप मिल जाए तो हम एक बार फिर इन काले अंग्रेजों से आज़ादी पा सकते हैं। हमारी नीयत में कोई खोट नहीं होना चाहिए, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं होना चाहिए। हमारे सामने सत्ता परिवर्तन नहीं है, हमारे सामने व्यवस्था परिवर्तन। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे, सत्ता खुद से हाथ में आएगी। हमारे सामने टारगेट सत्ता होगा तो इधर से उधर और उधर से उधर, जैसे बिहार में होता है। मैंने एक बार लखनऊ में एक जलसे में कहा था कि मुझे नेताओं की पत्नियों से बड़ी हमदर्दी। मेरे बगल में नेता बैठी, पत्नियों से हमदर्दी इसलिए है कि ये घर से जाते हैं सफेद कुर्ता पजामा पहन के और काली सदरी पहन के, और वहां पार्टी बदल लेते हैं विधानसभा पहुंच के। तो पत्नी को फोन करते हैं कि वो पीली वाली सदरी जल्दी भेजो, मैंने पार्टी बदल दी। अब वो बेचारी प्रेस करती है और ड्राइवर आता है और पीली सदरी लेकर जाता है। शाम को फिर फोन आता है कि मैंने फिर पार्टी बदल ली, नीली सदरी भेजो। भाई ये मजाक बना रखा है, ये मजाक बना रखा है। पब्लिक को इतना मूर्ख समझा है। अब पब्लिक को एजुकेट करना पड़ेगा। ये जो पब्लिक मूर्ख बनाई जाती है 10-10 हजार रुपए देकर, और खास तौर पर महिलाओं को एजुकेट करना पड़ेगा कि 10,000 रुपए में तुम क्या बेच रही हो, तुम क्या दे रही हो। करोड़ों बिहार वासियों की आजादी छीन रही है, वही पुरानी व्यवस्था वापस आ रही है। बिहार कर्पूरी ठाकुर का देश है, बिहार क्रांति लाने का देश है, बिहार इंकलाब की सरजमीन है। आजादी की लड़ाई की शुरुआत के ऐलान के लिए गांधी जी को चंपारण जाना पड़ा था, वहां से जाकर उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज है, शायद भारतवासियों को जगाने के लिए ये कुछ जरूरी भी था। आप सोच रहे होंगे कि जब ईवीएम इनके पास है, चुनाव आयोग इनके पास है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी शक्तिशाली ताकतें थीं, उनके सामने, जन आंदोलन के सामने कोई शक्तिशाली ताकत ठहर नहीं सकती। मसला यह है कि क्या हम और आप जन आंदोलन के लिए तैयार हैं कि नहीं।
इसका जवाब दीजिए। ये मैं इस पर खुश हूं। और अजीब बात है, मैंने यूपी को छोड़कर नेरल को अपना निवास स्थान बनाया है। मैं अपने परिवार में बैठा हूं, मैं अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बैठा हूं। मैं नेरल वासियों और इस इलाके के रहने वाले पुरुषों और महिलाओं से एक आवाज देना चाहता हूं। जितनी छोटी जगह से आज अगर आपने वाकई ये फैसला कर लिया, और चूंकि आपने फैसला किया है और ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमारा यकीन है, तो हमें भी इसको मानना होगा। हमें भी संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति को एक फाइनल शक्ल देने के लिए आपसे अनुमति लेनी होगी कि आप हमको 2-3 दिन का समय दें और हम चंद दिन आपस में 3-4 लोग जो यहाँ बैठे हैं ये आपस में विचार विमर्श करके इसका एक ढांचा बनाएं, इसकी एक कोर कमेटी बनाएं, और फिर भारत का कोई गांव न बचे, सुनिए, भारत का कोई गांव न बचे, कोई मोहल्ला न बचे जहां संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति का दफ्तर न हो। और खाली कार्यालय की बात नहीं, एक्टिविस्ट न हो, सरगर्म कारकुन न हो, पुरुषों में भी महिलाओं में भी, हर धर्म हर जात हर सब के लोग। मैं यकीन आपसे कहता हूं, भारत से जो प्यार, भारत का जो आदर और सम्मान, भारत की जो इज्जत, भारत की जो मोहब्बत मेरे खून में दौड़ रही है। काश के समय होता तो मैं आपको सुनाता। मैंने सऊदी अरबिया की यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बल्कि गल्फ की यूनिवर्सिटीज, इंटायर गल्फ की 7 यूनिवर्सिटीज में मैंने टॉप किया 1982 में। मुझे वहां की यूनिवर्सिटी में जॉब दिया जा रहा था लेक्चरर का, जबकि सऊदी लॉ के मुताबिक कोई भी उस यूनिवर्सिटी में जो जिसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट किया हो उसको वहां जॉब नहीं मिल सकता था। लेकिन मेरे लिए मेरे वाइस चांसलर ने मुझसे छुपाकर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इस लड़के को हम नहीं जाना देना चाहते, ये ब्रिलियंट है, इसको हम अपने यहाँ लेक्चरर रखना चाहते हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने इसको मंजूर कर लिया। 1 लाख रियाल यानी 23 लाख रुपए मंथली सैलरी मेरी तय हुई। कार, बंगला, चपरासी, ये सब तय हुआ। जब मुझे वाइस चांसलर साहब ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और ये समझकर मुझे बताया कि तुम इतने लकी हो कि पूरी सऊदी हिस्ट्री में तुम फर्स्ट एंड लास्ट स्टूडेंट हो जिसको यहाँ अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, तुम कल अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना, मैं एक सम्मानित सभा बुलाऊंगा, वहां तुमको अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा सर मैं क्या आपको जवाब दूं, आप भी मेरे बड़े हैं और मेरे पिताजी जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो मेरा एक एक दिन इंतजार कर रहे हैं। अब आप उनसे फोन पर बात कर लीजिए, अगर वो अलाउ करते हैं तो आप भी मेरे बड़े हैं, वो भी मेरे बड़े हैं। बुजुर्गों की बात मानना हम छोटों का कर्तव्य है। उनका बात करो। फोन मिलाया वालिद साहब से, मेरे पिताजी से उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको खुशखबरी है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंटायर सऊदी अरबिया और गल्फ की यूनिवर्सिटीज़ की तारीख में आपके बेटे को अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है और यहाँ वो लेक्चरर बनेगा। मेरे वालिद साहब ने कहा कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग के लिए जो इस कमेटी बनी थी, उस कमेटी के स्कॉलर्स ने कहा, मेरे वालिद का नाम था मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी, उन कमेटी के लोगों ने कहा कि उनको बुलाइए, वो इस्लामिक लॉ के माहिर हैं, उनको बुलाइए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के लिए, उनके बगैर ये हम लोग बहुत मुश्किल होगा। तो वहाँ के स्कॉलर्स ने मेरे वालिद साहब से कांटेक्ट किया। वालिद साहब ने कहा कि नहीं, हम भारत छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद वहाँ के स्कॉलर्स ने पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान से कहा कि नेहरू जी आपके पर्सनल दोस्त हैं, आप नेहरू जी को कॉल कीजिए और नेहरू जी से कहिए कि नोमानी साहब को राजी करें कि वो भारत छोड़कर पाकिस्तान आए। चुनांचे नेहरू जी ने हमारे वालिद साहब से संपर्क किया और कहा हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप भारत छोड़कर जाएं, मगर मेरे फ्रेंड लियाकत ने मुझसे कहा है तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि संदेश आप तक पहुंचा दूं। अगर आप माइग्रेट करना चाहें तो आपकी पूरी लाइब्रेरी, आपका पूरा घर का सामान, आपके बच्चे
इनको हम स्टेट ऑनर के साथ पाकिस्तान भेज देंगे। वालिद साहब ने उनसे कहा कि आप अपने दोस्त लियाकत अली खान से कहिए नोमानी भारत में पैदा हुआ है, भारत में मरेगा, भारत में दफन होगा, किसी कीमत पर हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो मेरे वालिद साहब ने वाइस चांसलर साहब से कहा आपकी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरी हिस्ट्री है, फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से सज्जाद को, नोमानी को आप इंडिया वापस भेज दीजिए, उसे भारत में ही रहना है, यहीं सेवा करनी है, इसी देश को रोशन बनाना है। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आज आपके बीच आया हूं। मैं ये समझता हूं अगर आपने साथ दिया, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, और जाहिर है कि अब इस उम्र में और कोई मैं क्या कर पाऊंगा मैं अकेला, लेकिन अगर आपने साथ दिया तो मैं ये उम्मीद करता हूं, मैं भारत के भविष्य के बारे में बहुत ही आशावादी हूं, मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं। भारत की मिट्टी, भारत का जमीन ये प्रेम और मोहब्बत की मिट्टी है, नफरत की मिट्टी नहीं। ये नफरत के नारे में थोड़े लोग वक्ती तौर पर कुछ गुस्से में आ सकते हैं। यहां नेरल में भी कुछ नौजवान हैं, काश कि आज वो आ जाते, मैं उनको देख लेता, वो मुझे देख लेते। वो बड़े गुस्से में हैं, मुझसे बड़े नाराज हैं, और वो मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सज्जाद नोमानी नेरल में मिनी पाकिस्तान बनाने जा रहा है। सज्जाद नोमानी को मिनी पाकिस्तान बनाना नहीं है, नया उज्जवल भारत बनाना है। ये गलतफहमी, मैं नाराज नहीं हूं, मुश्किल ये है कि आमने सामने बैठ के बात नहीं होती। यहां महिलाएं बैठी ही नाराज हो जाएंगी। अगर ये न होती तो मैं कहता कि इनके दरमियान आपस में चुगली बहुत होती है। हंसे नहीं आप लोग, डर रहे हैं अपने घरों की महिलाओं से। हाँ, अरे भाई कुछ तुमको शिकायत है सज्जाद नोमानी से, तो सज्जाद नोमानी कोई भूत नहीं है, आ जाओ उसके पास, बुला लो सज्जाद नोमानी। इन बंधनों को तोड़ना चाहिए। इसलिए मैं खाली संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति की स्थापना का ऐलान करने के बजाय एक खास बात आज आपसे और कहना चाहता हूं, और उसमें मैं आपसे हाथ उठवाना ही नहीं, आज ही रात से और कल ही के दिन से अमल शुरू करवाना चाहता हूं। ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए, हमारे देश में एक मुश्किल है कि हमारा एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे के घर आकर खाना पीना, एक दूसरे के साथ बैठना उठना, ये बंद है। ये बताइए बंद है कि नहीं? इसका साफ जवाब दीजिए। तब आप बताइए छूत छात के खिलाफ कैसे हैं आप? बाबा साहब अंबेडकर बकते रहिए। अभी मैं इनसे ये कहूंगा कि आधा गिलास पानी पिए, अभी 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 पीजिए, और आधा गिलास पानी पी के छोड़ दीजिएगा, पूरा नहीं पीजिएगा। यह है तरीका संविधान सुरक्षा का। जब तक हम और आप एक दूसरे के घर जाकर खाए पिएंगे नहीं, महिलाएं महिलाओं से मिलें, पुरुष पुरुषों से मिलें, नौजवान नौजवानों से मिलें, और इन बंधनों को तोड़ें। आप मनुस्मृति को बुरा बुरा कहते हैं, लेकिन बुरा न मानिएगा, आप उस सिस्टम को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। आप उस सिस्टम की गिरफ्त से अभी तक निकले नहीं हैं। यही उनकी जीत है। अगर हम और आप इसमें कामयाब हो गए, इससे बढ़कर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। आज मैं ऐलान करता हूं, कल हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में एक एकेडमिक एजुकेशनल प्रोग्राम है। परसों मैं जाऊंगा सुमित के घर, एडवोकेट सुमित के घर। कहाँ है सुमित? मैं तो तुम्हारे घर जाऊंगा, आधी कप चाय तुम पियोगे, फिर मैं पीऊंगा उसी कप में से।
और उसी दिन मैं एडवोकेट क्रांति के मैडम के घर जाऊंगा और चाय पियोगी और उसमें से मेरी वाइफ भी चाय पिएगी, मैं भी पीऊंगा। मैं पूरी फैमिली के साथ तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है? ये रिश्ते बनाओ दोस्तों। इसमें हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा नेरल का। हिस्ट्री में बताएगा कि भारत की व्यवस्था को, आपस के बंधनों और भेदभावों को, देखो दिलों हमारे कितने साफ हैं। मुझे आपके से किसी के चेहरे पर कोई बनावट नजर नहीं आ रही। ये तालियां बनावटी नहीं है। बनावटी तालियां वहां होती हैं जहां 500 रुपए देकर बुलाया जाता है और फिर भी कुर्सियां खाली रहती हैं, समझे? अब भाई उनसे हाथ जोड़ के कह दो कि भारत का पीछा छोड़ दो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड ट्रंप के पास चले जाओ। अब तो ट्रंप भी तुमको बुरा भला कह रहा है। अब तो भारत का इतना अपमान हो रहा है, कभी देश में आज तक सोचा भी नहीं गया था कि कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री का इतना अपमान करेगा। हम अपने प्रधानमंत्री की विचारधारा से सहमत नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करना हम अपना फर्ज समझते हैं। हम किसी मुल्क के लीडर को इजाजत नहीं देंगे, न पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, न पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, न अमेरिका के प्रेसिडेंट को, न रशिया के पुतिन को, न सऊदी अरेबिया के किंग को, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री की शान में कोई गुस्ताखी करे। विचारधारा से असहमत होना अलग बात है, लेकिन पद का सम्मान ये संवैधानिक पद है। अगर आपने प्रधानमंत्री के सम्मान को बर्दाश्त कर लिया, इसका मतलब यह है कि आप संविधान के अपमान को बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें विचारधारा से असहमत हैं हम, लेकिन बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल अब विचारधारा से असहमत होना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार ही नहीं, कर्तव्य है। अगर हम किसी विचारधारा को देश के लिए नुकसानदेह समझते हैं तो देश प्रेम का ये तकाजा है कि हम खुलकर उसके खिलाफ बात करें। और मैं सच कहता हूं, भारत में जो आजादी थी, काश कि मैं थी ना बोलता, मैं है बोलता, लेकिन मैं है नहीं बोल सकता। भारत में बोलने की आजादी इतनी थी कि सऊदी अरबिया में कोई बोल नहीं सकता सरकार के खिलाफ, लेकिन यहां खुली हुई आजादी है। ये उस संविधान की बरकत है। और आज का दिन हमने क्यों चुना है? किस्मत मुझे यूपी से निकाल कर ले आई यहां, और मैं अब नेरल का वासी हो गया। नेरल वाले एक्सेप्ट करें या न करें मैं नहीं जानता, पता नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे नहीं कर रहे, बोलिए ना। कर लिया तो फिर आप लोग कभी मेरे पास भी आइए। हाँ, मुझे जो अपनाइयत यहां मिल रही है, जो एक परिवार की आभास हो रहा है, और मैं महाराष्ट्र की आम पब्लिक के बारे में ये महसूस कर रहा हूं। यहां क्रांतिकारी लीडर महाराष्ट्र में ही क्यों आए? बाबा साहब अंबेडकर महाराष्ट्र में ही क्यों आए? महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में ही क्यों आए? ये कोई मिट्टी है जिसमें बड़ी क्षमता है। अगर यहाँ की मिट्टी को सही खाद पानी मिले तो यहाँ से जबरदस्त शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू जी महाराज, कैसे शाहू जी महाराज वो शख्स थे जिन्होंने कुरान का मराठी जबान में अनुवाद करने के लिए उस जमाने में 25,000 रुपया दिया था। ये थे शाहू जी महाराज। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में जो कुछ कहा है, बड़े से बड़ा मुसलमान पोएट भी नहीं कह पाया। ये धरती बहुत जबरदस्त है। अगर आप लोग साथ दे दें तो ये बूढ़ा शख्स भी आपके पीछे पीछे चलने को तैयार है, बिल्कुल चलने को तैयार है। मैं महिलाओं का, जो इधर बैठी हैं या सामने बैठी हैं या जिनको बैठने की भी जगह नहीं मिली, उनका बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और खास तौर पर क्रांति मैडम का और ये नौजवान सुमित एडवोकेट का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये मौका मुझे फराहम किया और मैं अपना दर्द दिल आपके सामने रख सका। मैं इससे ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। आखिर में समापन कोई न कोई करेगा
और हम चाहते हैं कि टाइम लिमिट के अंदर ये प्रोग्राम ख़त्म हो। नेवल पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खुले दिल के साथ इस प्रोग्राम का परमिशन दिया, कहा कि बिल्कुल नोमानी साहब अगर आ रहे हैं तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। मेरी जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक लम्हा इंसानियत की खिदमत के लिए समर्पित है। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और मैं इन सब साथियों के साथ बैठकर अपने को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आज जो मेरी गुफ्तगू हुई गीता मैडम से भी, आज जो गुफ्तगू हुई सतीश साहब से भी, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि बिहार से अगर अंधेरे की शुरुआत हुई है तो बिहार ही से रोशनी की भी शुरुआत होगी। हम इसको ज़्यादा दूर नहीं समझते, ये एक चौंकाने वाले चीज़ें हैं दूसरों के नज़दीक, लेकिन जन आंदोलन के सामने न ईवीएम ठहरेगी, न चुनाव आयोग ठहरेगा, न कोई ठहरेगा। जन आंदोलन में हमें और आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। एक बार आप सब आयोजकों का, आने वालों का, आने वालियों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोगों ने भी साथ दिया, कोऑपरेट किया, वेल विशेस भेजी, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब ये चाहता हूँ, ख़ासतौर पर इन दोनों ऑर्गेनाइजर से कहता हूँ, यंग हमारे क्रांति मैडम और सुमित, कि ये इसको अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लें। हम साथ में हैं, विलास खराज जी, सतीश दास, आज हमारी बहुत तफसील से बात हुई है, गीता मैडम से भी। हम उम्मीद करते हैं कि हम 2-4 दिन के अंदर इसका एक ढांचा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आप सबकी दुआएं, आपका सहयोग चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो एक बात और चाहता हूं सुमित, इसका खड़े होकर सब लोग अगर थोड़ा हाथ उठाने के बजाय खड़े होकर आज एक तारीफ करें, सारे पुरुष और महिलाएं, सब भाई और बहनें। मैं भी अपनी कमजोरी के बावजूद खड़ा होता हूं। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया हजरत साहब। सिर्फ आखिर के 5 मिनट